हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज के इस वीडियो में हम भारत के भौतिक भूगोल को आगे बढ़ाते हुए उसमें भौतिक विभाजन के उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम हिमालय का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। आज की इस क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा इंडिया है उसको हम 5 भागों में भौगोलिक आधार पर विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आधार हैं? पहला देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हमने हिमालय पर्वत के बारे में सविस्तार पढ़ा था और पूर्वोत्तर भारत में भी हमने उसके विस्तार के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आगे देखिए, सेकंड है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तो आज इसके बारे में मेनली हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड है इसका वो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसके आगे तटीय मैदान और भारतीय द्वीप समूह। इन 5 भागों में भारत का भौगोलिक विभाजन किया गया है मूलतः। अब ऊपर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं कि भारत का जो पूरा लैंड मास है उसका 11% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, 18% भाग उसका पहाड़ी क्षेत्र है, 28% भाग पठारीय क्षेत्र है जो 800 मीटर से कम जिसकी ऊंचाई है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 800 मीटर से कम है, ऐसा भाग हमारे पास 28% है जो कि पठारीय क्षेत्र कहलाता है। आगे देखिए 43% हमारे पास में मैदानी क्षेत्र है। तो अब इसको एक बार मैं आपको मैप के थ्रू और डिटेल समझा देती हूँ। अब यहाँ देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। इसके अंदर हम देखते हैं कि भौगोलिक आधार पर भारत को किन 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला देखिए द हिमालयन रेंज, सबसे ऊपर वाली, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पहला है हिमालय। सेकंड इसमें देखिए उत्तर के विशाल मैदान। थर्ड इसमें है दक्कन का पठार। फोर्थ है इसमें थार का मरुस्थल या भारत का मरुस्थल। फिफ्थ देखिए जो हमारा तटीय क्षेत्र है, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। तो आज हम मेनली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ये जो एरिया है जो ब्राउन शेड में आप लोगों को भी दिख रहा होगा, नॉर्दर्न प्लेन्स का, इनके बारे में मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो अब चलिए इसे शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ओवरऑल टेबल बनाई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आगे की क्लास हमारी किसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो सबसे पहले देखिए, ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो इसके सामान्य परिचय के बारे में बताऊंगी, उसके बाद में इसका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है वो देख लेंगे। अब इसमें देखिए वर्गीकरण भौतिक आधार पर भी किया गया है और प्रादेशिक आधार पर भी किया गया है। तो भौतिक आधार पर कौन कौन से आधार हैं? भाबर, तराई, बांगर और खादर। ये हमारे उत्तर के जो विशाल मैदान के भौतिक आधार पर वर्गीकरण है। प्रादेशिक आधार पर देखिए, तो प्रादेशिक आधार पर मतलब एरिया वाइज हम जो है हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने तरह के एरिया में बांट सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें पहला है राजस्थान का मैदान, उसके बाद में आता है पंजाब का मैदान, फिर आएगा गंगा का मैदान और उसके बाद में आएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि आप मैदान से क्या समझोगे भाई, मैदान क्या है, मैदान कौन सा इलाका है? तो सबसे पहले देखिए, मैदान वो इलाका है जिसकी 200 मीटर से कम ऊंचाई हो। ठीक है, कम ऊंची ऊंचाई हो, 200 मीटर से कम ऊंचा क्षेत्र हो। ठीक है, विशाल क्षेत्र में फैला हुआ हो, बहुत बड़े इलाके में वो विस्तृत हो। मैदान कौन से क्षेत्र हैं? जो 200 मीटर से कम ऊंचे हैं। ठीक है, विशाल विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं और जिनका जो ढाल है यानी जो स्लोप है वो न्यूनतम है, कम ढाल है। ठीक है, ढाल एकदम कम है। तो प्रादेशिक आधार पर हम लोगों ने देख लिया कि हम जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है राजस्थान का मैदान, सेकंड नंबर पे आ जाएगा सिंध और पंजाब का मैदान, थर्ड नंबर पे गंगा का मैदान, फोर्थ नंबर पे ब्रह्मपुत्र का मैदान।
अब आगे देखिए, मैदान के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैदान की विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं, आप किस क्षेत्र को मैदान कहेंगे वो क्या होंगी। तो सबसे पहले उसकी जो ऊंचाई है वो 200 मीटर से कम होगी, ठीक है। बहुत विस्तृत एरिया में वो फैला हुआ क्षेत्र होगा और जो उसका स्लोप है, ढाल है, वो बहुत कम होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर इस डायग्राम में एक बार नोटिस कीजिए कि मैंने आपको ये बताया है कि कोई, जैसे कोई पर्वत है, मान लीजिए कोई बड़ा पर्वत है, यहाँ से नदी निकल रही है, ठीक है। नदी यहाँ से निकलकर नीचे गिरिपादीय क्षेत्र में, यानी जो पर्वत का बिल्कुल निचला इलाका है, वहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ से उतरने के बाद में ये जो नदी है ये अपने साथ में ऊपर से अपर्दन करते हुए कंकड़, पत्थर और बहुत तरह की चीज़ें ला करके जो है पर्वत के गिरिपादीय क्षेत्र में एकत्रित कर देती है, ठीक है। तो यहाँ जो ये जो इलाका है, इस इलाके को हम लोग क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला इलाका है इसे हम तराई कहते हैं, ठीक है। ये वाला इलाका भाबर है, ये वाला इलाका तराई है। और आगे बढ़े अगर हम, तो पहले बांगर और फिर खादर। तो ये डायग्राम को एक बार आपको नोटिस में रखना है। सबसे पहले अब हम लोग आगे चलते हैं, एक बार आगे समझाऊंगी तब वापस इस डायग्राम पे आपको लेकर आऊँगी। एक बार शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए भाबर। भाबर के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। भाबर कौन सा इलाका है, भाबर मेनली वो एरिया है जब पर्वत से नदी निकल रही है। मान लो ये जो पर्वत है हमारा, इससे कोई रिवर निकल के नीचे आ रही है। अब यहाँ पर आप लोग ये कुछ चीज़ें देख रहे होंगे इकट्ठी हुई हुई, तो ये क्या है, ये जो नदी होती है जब वो प्रवाहित होकर ऊपर से नीचे की ओर आती है ना, तो अपने साथ में बहुत सारे मतलब सेडिमेंट्स, रॉक्स और ये सब जो चट्टाने, टुकड़े, कंकड़, पत्थर, ये सब तोड़ के अपने साथ में बहा करके लेके आती है और उनका निक्षेपण कर देती है पर्वत के गिरिपादीय क्षेत्र में, ठीक है। वही क्षेत्र मेनली क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। अब भाबर के बारे में देखिए, तो भारत के अंदर भाबर जो है मेनली शिवालिक के गिरिपादीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने किलोमीटर एरिया में, 8 से 10 किलोमीटर के चौड़ाई वाली क्षेत्र में। यानी कि अगर मैं ये बताऊं, ये हमारा हिमालय है, यहाँ से कोई नदी निकली तो यहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई तक भाबर वाला एरिया हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि नीचे उतरती नदियाँ अपने साथ कंकड़, पत्थर आदि लेकर आती है, जिससे क्या होता है, एक तरह का एरिया बन जाता है यहाँ पर। उस एरिया में उसका निक्षेपण कर देती है, उन कंकड़, पत्थर, जो भी तलछट जो भी होता है उसको अपने साथ लेकर आती है और यहाँ पर उसका निक्षेपण कर देती है, ठीक है। तो एक तरीके से जलोढ़ पंख टाइप का यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो नदियाँ हैं ना, जो पर्वत से जब नदी उतरी तो नदियाँ जो है यहाँ पर हमें क्या होता है, विलुप्त होती नजर आती है। विलुप्त होती नहीं है वो, विलुप्त होती नजर आती हैं, प्रतीत होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये सारे जो अवसाद हैं जो जमा कर दिए गए हैं, इनके नीचे से जो है नदी बहना शुरू कर देती है। यानी कि वो हमें पारदर्शिता से दिखाई नहीं देती, वो हमें उन अवसादों के नीचे बहती हुई जरूर दिख सकती है, ठीक है। तो अब ये वाला जो एरिया है ना, इसके बारे में ध्यान रखने का पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से जो है ये वाला एरिया अनुपयोगी है, यानी कि इसका कोई यूज़ नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, लंबी जड़ों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। मेनली यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, जो लंबी लंबी जड़ें हैं वैसे वाले वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको भाबर वाला इलाका पढ़ा चुकी हूँ। अब तराई पर देखिए एक बार, तो उससे पहले फिर से ये डायग्राम देखिए। ये पर्वत था, नदी यहाँ से निकली, पहले भाबर क्षेत्र का निर्माण किया 8 से 10 किलोमीटर के अंदर, जहाँ पर नदी क्या ऐसी प्रतीत हो रही है, हमें विलुप्त हुई भी प्रतीत हो रही है। सेकंड नंबर पे तराई वाला क्षेत्र आया है। तराई वाले क्षेत्र में अब ये वाला जो रेड वाला है, ये तराई वाला क्षेत्र मैंने इंडिकेट किया है। अब इसके बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो तराई के अंदर देखिए, भाबर जो क्षेत्र है हमारा, उसके दक्षिण में, यानी कि ये पर्वत यहाँ पे भाबर, इसके दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर की दूरी में क्या पाया जाता है, तराई क्षेत्र पाया जाता है। नदियाँ यहाँ पर क्या होती है, पुनः प्रकट होती है। दलदला क्षेत्र, सघन वन और लंबी घास, नदियाँ यहाँ पर पुनः प्रकट हो जाती है। यानी कि मैं जो आप लोगों को बता रही थी कि ये हमारा पर्वत है, यहाँ से नदी आई, नदी नीचे वाले क्षेत्र में आई और यहाँ पर भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो गई, यानी कि नीचे से बहने लग गई। लेकिन तराई क्षेत्र में आते आते ये नदियाँ वापस हमें ऊपर की ओर
आती प्रतीत होने लग जाती है, यानी कि ऊपर वापर धरातल पर ये बहना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अब देखिए और ये क्या होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, स्लोप बहुत कम होता है, इसलिए पानी जो नदी का जो पानी है वो एक तरीके से भरा हुआ है ऐसा प्रतीत होता है, हमें एक तरह से दलदले क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सघन वन पाए जाते हैं, लंबी घास पाई जाती है और वन्य जीव भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्षेत्र है तराई वाला, ये यूपी के अंदर यहाँ पर गन्ने की फसल की जाती है इस क्षेत्र में, ये याद रखें आप लोग। ठीक है, गन्ने की खेती की जाती है यहाँ पर यूपी वाले इलाके में। और क्योंकि ये क्षेत्र दलदला क्षेत्र है, पानी यहाँ पर हमेशा भरा ही रहता है और पानी की यहाँ पर वापस हमें धरातल पर प्रकट होता दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र को हम मलेरिया प्रभावित क्षेत्र भी कहते हैं। मलेरिया से ये क्षेत्र हमेशा जूझता रहता है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। तो भाबर डन है, तराई हो चुका है। अब आगे देखिए बांगर। बांगर क्या है? तो बांगर पढ़ने के लिए अब हम आगे वाली स्लाइड में एक बार देखते हैं बांगर। तो अब देखिए बांगर क्या है, ये है क्या। अब ये देखिए, अगर कोई नदी है, नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है, तो आसपास वाले इलाके में वो जो अपने साथ में तलछट लाती है, मिट्टी बहा कर लाती है, कंकड़ पत्थर लाती है, जो भी चीज़ें वो अपने साथ बहा कर लाती है ना, वो उसको आसपास वाले जो एरिया है ना, ये आसपास वाले इनमें डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम मैदान कहते हैं, जलोढ़ मैदान कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मैदान कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बांगर वह क्षेत्र होता है जो कि जहाँ पर पुराने जलोढ़ के मैदान है, यानी कि नदी के दूर वाले क्षेत्र, जहाँ से अब नदी का पानी होकर नहीं गुजर रहा, वैसे क्षेत्र हैं ये बांगर। ठीक है, जहाँ से अब वर्तमान समय में नदी का पानी होकर नहीं गुजरता है, वह क्षेत्र बांगर है। ठीक है, और खादर वह क्षेत्र है जहाँ पर से नदी का पानी अभी भी होकर गुजर रहा है, जहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। ठीक है, तो वो इलाका कौन सा हो गया? खादर हो गया। और बांगर कौन सा इलाका है? जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ नहीं आती है, लेकिन वहाँ की भी मृदा उपजाऊ होती है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि बांगर की मृदा खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो आप बांगर के बारे में देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व यूपी में, भारत के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, भारत के अंदर मेनली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में बांगर प्रदेश देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है हमारा, वहाँ पर बालू के निक्षेपण द्वारा कटकनुमा संरचनाएं बन चुकी हैं। ठीक है, जो नदियाँ आती है जो नदियाँ आती है वहाँ पर बालू का निक्षेपण हो चुका है, इससे कटकनुमा एकदम नुकीली संरचनाएं बन चुकी हैं। कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर जो स्थलाकृति बनती है ना बांगर से, उसको हम भूड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूड़। रबी की फसल के लिए बांगर की मृदा उपयुक्त होती है, यानी कि अच्छी कारगर साबित होती है। ठीक है, खादर के बारे में देखिए, तो तलचट या कांप मृदा जहाँ पर पाई जाती है, वह क्षेत्र खादर के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया खादर तो वह क्षेत्र है जहाँ पर नदी के पानी से प्रति वर्ष बाढ़ आ रही है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष नदी के पानी से बाढ़ आती है। अब आगे देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, बाढ़ का पानी यहाँ पर क्या होगा? प्रतिवर्ष आएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए झारखंड, मध्य व निम्न गंगा के मैदान में नदियाँ यहाँ पर विसर्पित होती है, ऐसे यूँ विसर्पण होता है। ठीक है, विसर्पण। ओके, और यहाँ पर देखिए यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में और मेनली झारखंड में यहाँ पर जो है खादर क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, निम्न भूमि जो होती है उसे, यानी कि जो निचली भूमि होती है खादर की निचली भूमि को हम क्या कहते हैं? टाल भूमि या फिर चौड़ी भूमि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टाल भूमि और चौड़ी भूमि पता है कौन सी होती है? जो साल में अधिकतर समय तक तो क्या है? जलमग्न है। यहाँ पे अधिकतर टाइम तक वर्ष के जो है जलमग्न ही रहती है ये भूमि। ठीक है, अब डेल्टा के क्षेत्र में अनेक झीलें भी पाई जाती हैं, जिन्हें हम बील कहते हैं। क्या कहते हैं? बील कहते हैं। अब ये नदियाँ जो होती हैं विसर्पित होती हैं, विसर्पित होकर के इनकी बहुत सारी धाराएं बन जाती हैं, और ये धाराएं जब समुद्री क्षेत्र में प्रमुख नदी जाकर के मिलती है, तो इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? नदी का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बांगर और खादर का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये है डेल्टा। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये मेन रिवर है
पेन रिवर आ रही है और ये यहाँ पर इसके जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है साथ में, या फिर ये खुद ही विसर्पित होती होती बट चुकी है कई सारी वितरिकाओं में। ठीक है, ऐसे कई सारी वितरिकाओं में जो है मेन नदी बट चुकी है। अब ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, समुद्र के पास में जब ऐसा कोई नदी बनाती है स्थलाकृति तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन कई बार भाई पूछ लिए जाते हैं कि जो नदी अचानक से टर्न कर लेती है इस स्थलाकृति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मिएंडर्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब ये जो नदी है यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, जो अपने साथ देकर इसके किनारे किनारे यहाँ पर सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट होते हैं। और कई बार क्या होता है, ये वितरिकाएँ चलती रहती, तो कई जगह से ऐसे लगता है कि उन्होंने एक अलग झील का निर्माण कर दिया है। झील कैसे, कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पानी भर गया है और ये मेन नदी की जो नदी जा रही है वहाँ से ये इलाका कट चुका है, तो अब ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, झील कहलाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा के बारे में मैंने आपको इस डायग्राम से ओवरव्यू दे दिया है। अब आगे डेल्टा के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। अब देखिए, नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी की निक्षेपण विशेषता ये वेटलैंड्स है। ठीक है, निक्षेपण विशेषता है ये। निक्षेपण विशेषता मतलब आप लोगों को पता होगा कि भौतिक भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नदियाँ और पवन मेनली क्या करती है, नदियाँ और पवन मेनली अपर्दन और निक्षेपण ये दोनों काम करती है। ठीक है, अपर्दन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपको नदी के एग्जाम्पल से समझाऊं तो नदी अगर कहीं से बह रही है तो वहाँ से वो तलछट या फिर कंकड़ पत्थर इत्यादि को अपने साथ में तोड़ते हुए बहा कर ले जाती है, यानी कि अपर्दित करते हुए जाती है उस क्षेत्र को। ठीक है, और निक्षेपण का मतलब क्या होता है कि वो जो सारा सामान वहाँ से अपर्दित होता है उसको ले जा करके नदी कहीं निक्षेपित भी तो करती है, कहीं जमाती भी तो है उस सामान को, अपने साथ ही लेकर के समुद्र में तो गिर नहीं जाती। कुछ पार्टिकल्स वो उस सामान का जो अपने साथ नदी लेकर बहती है उसको जमाती चलती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्या है, एक तरह की निक्षेपण विशेषता है। जो नदी है, नदी आई वितरिकाओं में बढ़ गई, स्लोप बिल्कुल कम हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, समुद्र है। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो एरिया है ना, यहाँ पर निक्षेपण करेगी वो जो अपने अपने साथ बहा कर लाई है ना नदियाँ, वितरिकाएँ, ट्रिब्यूटरीज, उन सारी चीज़ों को यहाँ जमा दिया जाता है। इसलिए डेल्टा का क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, डेल्टा का निर्माण आमतौर पर 3 भागों से मिलकर होता है, ऊपरी डेल्टा, निचला डेल्टा और जलीय डेल्टा मैदान। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ऊपरी डेल्टा तो वह है भाई जो डेल्टा का सबसे ऊपरी भाग है, ये डेल्टा है और ये इसका सबसे ऊपरी भाग है। निचला डेल्टा मतलब कि ये वाला इलाका निचला डेल्टा है। जलीय डेल्टा मैदान कौन से हैं, कई बार क्या होता है, निक्षेपण इतना अधिक हो जाता है कि जो ये डेल्टा है ये समुद्र में भी हमें फैला हुआ, थोड़ा सा विस्तारित हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जलीय डेल्टा मैदान के नाम से जानते हैं। तो डेल्टा के 3 प्रकारों का वर्णन हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखिए, तो अब आगे देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि जो डेल्टा है हमारा वो इस तरीके से होता है। अब ये इलाका आप देख रहे हैं, ये वाइट वाला जो इलाका है जो जिसका विस्तार समुद्र में भी है, ये है जलीय डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो इसको भाई लोकल लैंग्वेज में कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स वाले, तो आप इसको भी ध्यान रखें कि चार और बील क्षेत्र कौन से हैं। तो डेल्टा का जो ऊपरी क्षेत्र है ना, उसे तो हम लोग स्थानीय भाषा में चार कहते हैं। ठीक है, चार, और जो निचला इलाका है, ये वाला इलाका है, इसे हम बील क्षेत्र बोलते हैं। तो चार और बील के बारे में आप लोगों को पता चल गया है। अब आगे देखिए, तो अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो है हम लोगों ने उत्तर भारत के विशाल मैदान के भौगोलिक आधार पर तो वर्गीकरण का अध्ययन कर लिया, जिसमें हमने क्या क्या देखा, भाबर, तराई, बांगर और खादर, इन 4 भागों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे देखिए, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका हम लोग प्रादेशिक विभाजन भी देख सकते हैं। प्रादेशिक विभाजन मतलब प्रदेश के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे 4 भाग हैं इसके। सबसे पहला देखिए, राजस्थान का मैदान है, पहले नंबर पे राजस्थान का मैदान है। ठीक है, दूसरे नंबर पे पंजाब हरियाणा का मैदान है, 3rd नंबर पे गंगा का मैदान है, 4th नंबर पे ब्रह्मपुत्र का
पुत्र का मैदान है। ठीक है, तो ये 4 मैदान है मेनली इसमें, ठीक है, जिसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। ओके, उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें 4 तरह के मैदान हम लोग देखेंगे। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे पहले अब हम राजस्थान के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के मैदान को 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। कौन सा? अब यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको एक बार मैप के थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँ। यहाँ है राजस्थान के मैदान। ठीक है, अब इन राजस्थान के मैदानों में सबसे पहली बात देखिए, इसे हम लोग 2 भागों में बांट दिया है। एक तो राजस्थानी बांगर और दूसरा मरुस्थली। ठीक है, बांगर क्या था? जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती है। ठीक है, जहाँ पर नदी द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, लेकिन ये भी क्या होते हैं? उपजाऊ तो होते हैं। ये पुराना जलोढ़ होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो राजस्थान बांगर है, राजस्थान बांगर के बारे में हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो ये अरावली पर्वत तथा 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो ये अगर मानिए ये हमारा राजस्थान है, अगर मैं रफली बना दूँ एक बार, तो ये अरावली पर्वत इसको बीच में से डिवाइड करता है। तो 25 डिग्री सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, यानी कि इसके इधर वाला जो ये इलाका है, ये है राजस्थान बांगर क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान बांगर क्षेत्र। ओके, अर्धशुष्क परिस्थितियां यहाँ पर पाई जाएंगी। कौन सी? जैसे यहाँ पर भूमि उपजाऊ तो है, राजस्थान के अंदर मेनली यही वाला लैंड है जहाँ पर जो है एग्रीकल्चर या फिर अगर मैं कहूँ कि वन वगैरह जो भी हैं थोड़े बहुत इधर इस इलाके में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला इलाका तो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पश्चिम में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर तो और भी कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये वाले इलाके में तो फिर भी थोड़ा बहुत उपजाऊपन है, इसलिए यहाँ पर अर्धशुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। अब हम मरुस्थली के बारे में चर्चा करते हैं। मरुस्थली मेनली ये वाला इलाका है। ठीक है, तो ये जो है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पश्चिम में पाया जाता है ये इलाका। ठीक है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कई कई जगह पे तो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जैसलमेर में शायद प्रति वर्ष 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या होती है? मेनली जो परिस्थितियाँ हैं वो मरुस्थलीय होती है, यानी कि हमारा जो भारत का डेजर्ट है वो भी यहीं पाया जाता है। ठीक है, थार का मरुस्थल वो इधर ही पाया जाता है। आगे देखिए, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ राजस्थान के मैदान के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, ये राजस्थान का मैदान जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब सेकंड नंबर पर है ये रेड वाला पंजाब हरियाणा का मैदान। तो इसे शुरू करते हैं। राजस्थान के मैदान के बारे में कुछ और बातें इधर भी हैं, उन्हें आप देख लें एक बार। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के रूप में पश्चिम में स्थित मैदान है। ठीक है, यानी कि ये हमारा राजस्थान अगर मानूं मैं रफली, तो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ठीक है, इस तरफ है ये राजस्थान का मैदान। ठीक है, ओके, इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि उत्तर पूर्व से यानी इस दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर, इस दिशा की ओर इसका ढाल है। ठीक है, प्रमुख नदी राजस्थान के मैदान की कौन सी? लूनी नदी है। परिस्थितियां यहाँ पर अर्धशुष्क और शुष्क प्रकार की होती हैं। ठीक है, वर्षा के वितरण के आधार पर इस मैदान के 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? पहला देखिए राजस्थान के बांगर प्रदेश, और सेकंड देखिए मरुस्थली। ठीक है, इनके बारे में इन डिटेल अभी हमने चर्चा कर ली थी। तो आगे देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं पंजाब हरियाणा के मैदान के बारे में, इस मैप में ये रेड कलर के शेड वाले। ठीक है, तो आगे देखिए पंजाब हरियाणा के मैदान। पंजाब और हरियाणा के मैदान में आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उनसे मिलकर बना हुआ मैदान है ये। ठीक है, पंजाब मतलब 5 नदियों से मिलकर बना हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगी? इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आप देखिए यहाँ पर, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इन 5 नदियों से, यानी इंडस के साथ में इन 5 नदियों को मिला करके पंजाब और हरियाणा के मैदान बने हुए हैं। ठीक है, इन नदियों द्वारा जमा की गई कांप मृदा से निर्मित मैदान है ये। इन नदियों द्वारा जमा की गई कांप मृदा से निर्मित मैदान
पंजाब और हरियाणा के मैदान हैं। आगे देखिए, अब देखिए पंजाब और हरियाणा का मैदान में अनेक दोआब पाए जाते हैं। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। टोटल कितनी नदियां हैं यहाँ पर? अप्रोक्स 6 नदियां होती है, ठीक है। एक तो सिंधु रिवर और 5 उसकी सहायक नदियां, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे दोआब पाए जा रहे हैं, तो दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। यहाँ से एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है अप्रोक्स, तो आप इसे ध्यान से देखें। सिंधु व इसकी सहायक नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, ठीक है। दोआब क्या होते हैं? दोआब मेनली तो इसकी यही डेफिनेशन है कि अगर दो नदियां हैं, कोई नदी ए नदी बी, तो इनके बीच वाले एरिया को दोआब कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेनली जो 5 दोआब है वो फेमस हैं। पांचों को एक बार देख लीजिए। सिंधु सागर दोआब जो कहाँ है? सिंधु और चेनाब के मध्य है। अब यहाँ पर देखिए, ये था वो मैप, ये रही इंडस और ये रही चेनाब। इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम सिंधु सागर दोआब कहते हैं, ठीक है। सेकंड है चाझा दोआब। चाझा दोआब मतलब, अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें याद रखना बहुत आसान है। सबसे ऊपर देखिए आप लोग, सिंधु सागर दोआब लिखा हुआ है। सिंधु सागर दोआब को याद रखना है, बस आपको क्या करना है, सिंधु और चेनाब के मध्य है, यानी इसमें सिंधु और चेनाब दो नदियों के बीच के क्षेत्र आएंगे, ठीक है। चाझा दोआब देखिए, तो अब यहाँ पर फर्स्ट नेम है नदियों का, चेनाब, च से चेनाब और झा से झेलम। चाझा दोआब के मध्य स्थित क्षेत्र आएगा इसमें, ठीक है। बारी दोआब मतलब बारी, रावी और व्यास, ब से व्यास, र से रावी, इन दोनों के मध्य वाला क्षेत्र है, ठीक है। बिस्त दोआब में आएगा ब्यास और सतलुज, ठीक है, सतलुज के मध्य वाला क्षेत्र। रचना दोआब में क्या आएगा? रावी और चेनाब के मध्य वाला क्षेत्र। यानी कि इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो नाम है ना, वो इनके नदियों के नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं। तो एक बार फिर से आपको समझा दूं, सिंधु सागर दोआब जो है सिंधु और चेनाब के मध्य में स्थित है। चाज दोआब जो है वो चेनाब और झेलम के मध्य में स्थित है। बारी दोआब जो है वो व्यास और रावी के मध्य स्थित है। बिस्त दोआब जो है वो ब्यास और सतलुज के मध्य स्थित है। और रचना दोआब जो है वो रावी और चेनाब के मध्य स्थित है। इनमें से केवल बिस्त और बारी दोआब जो हैं, ये दो दोआब ही अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर है, बाकी के पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी तंत्र में बनने वाले दोआब में से कौन सा निम्नलिखित में से भारत में है? तो आपको ध्यान रखना है बिस्त और बारी, ये वाला बारी और बिस्त, ठीक है, ये दोनों भारत में है। इसके अलावा के सभी अभी प्रेजेंट टाइम में तो पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हम लोगों ने पढ़ा अभी हरियाणा और पंजाब के मैदान के बारे में, यहाँ पर कुछ और डिटेल्स भी हैं जो कि एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप एक बार उन्हें भी देख लीजिए। ये कुछ ना शब्दावलियाँ हैं जहाँ से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि बेट क्या है? तो बेट देखिए क्या है, नदियों के दोनों ओर 10 से 20 किलोमीटर का चौड़ा क्षेत्र है ये। अगर मान लीजिए कोई नदी बह रही है तो इसके दोनों ओर 10 से 20 किलोमीटर का चौड़ा क्षेत्र है, जो क्या होता है, अधिकतर बाढ़ग्रस्त ही होता है। इसकी विशेषता क्या है कि ये बाढ़ग्रस्त होगा, इसलिए खादर भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसे बेट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार देखिए, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर राजस्थान के मैदान का अध्ययन कर चुके हैं, पंजाब हरियाणा के मैदान का अध्ययन कर चुके हैं। अब 3rd नंबर पे आएंगे गंगा के मैदान। तो गंगा के मैदान मेनली गंगा रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेनली गंगा आ रही है, गंगा को आप देखिए, जो इसकी राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सबसे प्रमुख है यमुना नदी, टॉन्स नदी और सोन नदी, ठीक है। अब ये यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अब यहाँ पर देखिए, जो गंगा है ना, गंगा नदी के लेफ्ट हैंड साइड वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। ये सारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज है, किसकी? गंगा की, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस मैदान के बारे में देखिए, इस मैदान का विस्तार मेनली कौन कौन से राज्यों में होगा? यूपी में है, उत्तराखंड में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है और झारखंड में है, ठीक है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में जो है गंगा के मैदानों का विस्तार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इस मैदान के पूर्वी भाग में इसे गंगा यमुना दोआब कहते हैं। कौन से?
पूर्वी भाग में तो हम इस मैदान का जो पूर्वी भाग है उसके अंदर हम इसे गंगा यमुना दोआब कहते हैं, मध्य भाग में हम इसे रुहेलखंड का मैदान कहते हैं और उत्तर पूर्वी भाग में हम इसे अवध का मैदान कहते हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल के अंदर हिमालय का जो सबसे निचले इलाके वाले क्षेत्र है वहाँ से शुरू होता है गंगा के मैदान का जो है विस्तार, वहाँ से शुरू होकर के पूरे बंगाल के मैदान तक विस्तृत है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक बार देख लिया है गंगा के मैदान के बारे में। अब देखिए आप लोग ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, राजस्थान के मैदान पढ़ लिए, पंजाब हरियाणा के मैदान पढ़ लिए, उसके बाद में गंगा के मैदान के बारे में भी चर्चा कर ली। अब सबसे लास्ट में जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजनों का सबसे लास्ट जो है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में एक बार आप लोग देखो कि ये जो आ रही है ये नदी, ये रिवर कौन सी है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर है। ओके। अब यहाँ पर देखिए जिसकी सहायक नदियाँ भी हैं कई सारी। अब यहाँ पर सबसे पहले चेमा यांगडुंग जो है, यहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम जो है उसका वो चेमा यांगडुंग ग्लेशियर से हम लोग मानते हैं। उसके बाद में इसे हम सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, नामचा बरवा वाला इलाका आता है, पर्वत क्षेत्र आता है। वहाँ से जो है ये नदी यू टर्न लेती है। ठीक है। यू टर्न लेती है और इसके बाद में यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र कहलाना शुरू होती है। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ भी एक बार आप लोग देख लें, आप अच्छे से इस मैप में एक बार गो थ्रू हो जाएं इस चीज़ से। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में सबसे पहली बात तो ध्यान में रखने की ये है कि जो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ हैं वो सब मिलकर ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मैदान है। क्यों? क्योंकि ये भारत के अलावा बांग्लादेश में भी विस्तृत है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत से बहने के बाद में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया है, एक बार आप इसकी ट्रिब्यूटरीज ज़रूर देख लेना। तो आगे देखो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये चेमा यांगडुंग जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है तिब्बत में और फिर आगे बहती है सांगपो के नाम से, फिर नामचा बरवा के वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ से यू टर्न लेती है और इंडिया के अंदर प्रवेश करती है। वहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। ठीक है। अब वहाँ से ये बहते बहते फिर बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इससे कई ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है और इसका नाम चेंज होता रहता है, जैसे कई बार इसका नाम जमुना, पद्मा आदि चेंज होता है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी विसर्जित हो जाती है। ठीक है। तो जो भारत का जो ये मैदान है ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसके बारे में आप लोग देखिए, यहाँ पर चाय, जूट और धान ये मेनली उगाए जाते हैं इस मैदान के अंदर, इसकी विशेषता है ये। ठीक है। और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि इस इलाके में वर्षा जो है बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब मैं आपको नदी तंत्र पढ़ाऊंगी तो इसको इन डिटेल पढ़ाऊंगी पूरा, जब ट्रिब्यूटरीज कौन सी राइट हैंड साइड है, कौन सी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये जब अपवाह तंत्र का हम लोग अध्ययन करेंगे उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मैंने जो पढ़ाया वो समझ आया होगा। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग मेरे साथ इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।